Hello guys, welcome to Bali Edu World. Today we will start with the second chapter of our NCRT for social studies, that is ocean and continents. I'm sorry for the delay of this video, but I will make sure I will try my best to bring videos on a regular basis. But actually I was sick and I'm also preparing for exams and बड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद, इस लेसन मेरे से पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता आपको कहीं और जाने की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा डिटेल में भी जाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे जाने की ज़रूरत होगी मैपिंग को भी देखेंगे, मैप खोल खोल के गूगल मैप को सहारा मान के, साक्षी मानकर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। किताबी ज्ञान को रट के कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक चीज़ें एक्चुअल में समझ ना आए। तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल के आपके अपने सामने रख लें और सबसे पहले आपके सामने आएगा द बिग क्वेश्चंस। तो बड़े क्वेश्चन क्या हैं भाई साहब, कि व्हाट आर ओशंस, कॉन्टिनेंट्स क्या है, उनके नाम क्या है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, ये हमें पता चल जाएगा जब चैप्टर खत्म होगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है, इन व्हाट वेज डू ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स इम्पैक्ट आवर लाइफ, कि हमारी ज़िंदगी पर ओशन और कॉन्टिनेंट्स का क्या इम्पैक्ट है, इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ। हमारी ज़िंदगी पे ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स का क्या इफेक्ट है, ओशन और कॉन्टिनेंट्स क्या है, उनके नाम क्या है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, कौन सा ओशन कहाँ पर है, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर है, सब पता चल जाएगा। बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जैसे आपके पास एक फोटोग्राफ है, हमारे पास यहाँ पर ये वाला फोटोग्राफ है। तो इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि अर्थ की एक तस्वीर है जो एक लूनर मिशन से ली गई है। कुछ चांद पे कोई सैटेलाइट वगैरह भेजी होगी, उससे ये फोटोग्राफ लिया गया है। ओके, सो इसमें क्या आप देखेंगे कि पैसिफिक ओशन का व्यू है और एक तरफ उसके अफ्रीका है लेफ्ट में, और इंडिया एंड पार्ट ऑफ एशिया, और एशिया इंडिया सब आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको साफ नहीं दिख रहा तो आप यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है एंड ऑस्ट्रेलिया राइट पे है और एंटार्क्टिका बॉटम में है। तो ये एक तस्वीर ली गई है, ठीक है, एक लूनर मिशन से अर्थ की। ओके, सो इस पिक्चर को अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि चांद से ज़्यादातर क्या दिख रहा है, कि आपको नीला रंग ही सबसे ज़्यादा दिख रहा है ना। व्हाट इज मोस्ट वाइड स्प्रेड कलर डू यू सी, आपको नीला रंग ही सबसे ज़्यादा दिख रहा है। सो मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज एक्चुअली कवर्ड विद वाटर। सबसे ज़्यादा जो धरती की सतह है वो पानी के साथ कवर्ड है, ऑलमोस्ट 3/4। ओके, ऑलमोस्ट 3/4 जो है वो वाटर है। अगर 3/4 वाटर है तो 1/4 जो है वो आपका लैंड होगा। ओके, सो 3/4 जो है वो वाटर है तो 1/4 ही बचा ना भाई। तो 3/4 जो है लैंड है, तो वाटर है, तो 1/4 जो है आपका लैंड है। तो अर्थ जो है वो मोस्टली ब्लू दिखती है। इसको फोकस करें, अर्थ अपेयर्स मोस्टली ब्लू। तो इसीलिए अर्थ को क्या है, ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। लेट मी शो यू ऑन गूगल अर्थ। तो गूगल अर्थ पे आ जाते हैं हम। देखो भाई साहब, ये रहा हमारी प्यारी धरती। अगर मैं आपको बताऊं, ये जो है ना, ये पैसिफिक ओशन है। ये देखो, इस तरफ आपको अमेरिका दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है साउथ अमेरिका। इस तरफ आ जाते हैं, ये देखो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये आ गया हमारा एशिया, जापान। अब ये देखो, आप इस तरफ देखो भाई, पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है ना कि दुनिया की एक तरफ, ये देखो, दुनिया की एक तरफ से पूरी अर्थ नीली ही दिखाई देती है। एकदम नीला नीला कर दिया है क्या, कि पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि धरती का एक तरफ पूरा पैसिफिक ही है भाई साहब। ओके, तो अगर हम धरती के दूसरी तरफ भी आ जाएं, अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरह से भी देखें, तब भी हमें ब्लू कलर, वाटर की बहुत ज़्यादा डोमिनेंस देखने को मिलती है। सदर्न हेमिस्फीयर में वाटर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। बट आप समझ रहे हैं अर्थ को ब्लू प्लेनेट क्यों कहा जाता है। देखो कितना पानी है, देखो अमेरिकाज और अफ्रीका के बीच में देखो कितना पानी है यहाँ पे। ओके, ये देखो पैसिफिक ओशन एक तरफ से पूरी अर्थ को कवर कर रहा है। बिल्कुल ना के बराबर लैंड दिख रहा है, ना के बराबर लैंड दिख रहा है। तो अर्थ इज अ ब्लू प्लेनेट। ओके, दैट इज वाई अर्थ इज नोन एज अ ब्लू प्लेनेट। ओके, अब देखो आगे। सो जो लार्जर वाटर बॉडीज हैं, देखो क्या बोल रहा है, द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशंस। ये जो नीला पानी आपने देखा ना, इसको हम ओशंस बोलते हैं। ओशन जो है वो काफ़ी बड़ी, ओशन जो है काफ़ी बड़ी बॉडी है पानी की, जिसमें नमकीन पानी आपको देखने को मिलेगा, जो अर्थ को ज़्यादातर कवर करती है, इसलिए अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। ओके, ओशन जो है वो 71% अर्थ का कवर करती है और फिर 29% तो लैंड होना चाहिए। यस और नो। तो अदर कलर जो आपको दिख रहा है, जो चाहे ब्राउन हो या ग्रीन हो, दैट इज लैंड। ओके, दैट इज लैंड विच कवर्स अ लिटल ओवर 1/4। लिटल ओवर 1/4 यानी 1/4 कितना होगा, 1/4 होता है 25%। तो लिटल ओवर 1/4 दैट इज 29%। ओके, ऑफ द ग्लोब। सो अर्थ का जो 1/4 है, 1/4 से थोड़ा ज्यादा, 29% लैंड है, 70% अर्थ, 71% अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। ओके, लैंड इज अ, ओके, a large body of land is called a land mass। लार्ज बॉडी ऑफ लैंड, अगर थोड़ी ज़्यादा ज़मीन आपको देखने को मिलेगी तो उसको हम लैंड मास बोलते हैं। और अगर एक लार्ज कॉन्टिन्यूस एक्सपेंड है लैंड का, तो उसको हमें कॉन्टिनेंट बोलते हैं। फ़र्क मैं समझाऊंगा अच्छे से, डोंट वरी। लैंड मास जो है ना, वो लार्जर एरिया है लैंड का। लार्ज एरिया उसका जो है वो लैंड होगा, जो सराउंडेड होगा वाटर से, क्लियरली सेपरेटेड होगा एक दूसरे से।
दूसरे लैंड से, दैट इज अ लैंड मास। क्या है? लैंड मास एक लार्ज एरिया होगा लैंड का जो सराउंडेड होगा पानी से, या फिर और लिखा है या फिर क्लियरली सेपरेट होगा दूसरे लैंड मास से। कोई पहाड़ होंगे बीच में, कोई नदी होगी बीच में, या कोई छोटा मोटा सी होगा बीच में, या गल्फ होगी बीच में, इस तरह की चीजें होंगी। सी क्या है, गल्फ क्या है, बे क्या है, सब समझाएंगे भाई, सब्र मत करो, डिटेल में जाएंगे। ओके, लैंड मास कैन बी बिग और स्मॉल। ओके, लैंड मास में भी कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट भी लैंड मास है, एक आइलैंड भी लैंड मास है, कनेक्टेड आइलैंड्स भी लैंड मास है। ओके, एग्जांपल्स ऑफ लैंड मास, एशिया और यूरोप टुगेदर एक बड़ा लैंड मास जिसको यूरेशिया कहा जाता है। ग्रीनलैंड भी एक लैंड मास है, लेकिन वो कॉन्टिनेंट नहीं है। तो कॉन्टिनेंट क्या है, आगे हम समझेंगे कि कॉन्टिनेंट क्या चीज़ है। ठीक है, तो आप समझ गए लैंड मास क्या है, एक लार्ज एरिया लैंड का जो सराउंडेड है या तो वाटर से, या वो क्लियरली सेपरेटेड है दूसरे लैंड एरियाज से, उसको हम लैंड मास कहेंगे। लैंड मास छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, आइलैंड भी हो सकता है लैंड मास, कॉन्टिनेंट भी एक लैंड मास है। सो लैंड मास एक ब्रॉड डिवीजन है, जिसमें कॉन्टिनेंट भी आ रहा है, आइलैंड भी आ रहा है, कनेक्टेड आइलैंड्स भी आ रहे हैं। तो समझ रहे हैं आप? ओके, सो ग्रीनलैंड एक लैंड मास है, बट वो कॉन्टिनेंट नहीं है। सो व्हाट इज अ कॉन्टिनेंट देन? सो कॉन्टिनेंट इज वन ऑफ द अर्थ्स मेन लार्ज डिविजन्स ऑफ द लैंड। सो अर्थ की हमने क्या किया, लैंड की 7 बड़ी बड़ी डिविजन्स की हुई हैं, उनको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। जैसे एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इनको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। चलो गूगल अर्थ पे दिखाते हैं आपको। ओके, ये देखो, ये जो है ये आपका एशिया आ गया। ओके, ये हमारा एशिया आ गया, एशिया में ही इंडिया आएगा। ये लो, ये आ गया हमारा अफ्रीका, ये आ गया हमारा अफ्रीका, एक और कॉन्टिनेंट। ये लो जी यूरोप, ये रहा हमारा यूरोप, जर्मनी, पोलैंड, ये रहा यूरोप। ये लो जी, ये आ गया हमारा साउथ अमेरिका, ये आ गया हमारा नॉर्थ अमेरिका। ये लो अंटार्कटिका। तो ये जो बड़े लैंड मास है ना, इनको हमने कॉन्टिनेंट बना दिया। ये लो जी ऑस्ट्रेलिया भी देख लो, ये लो जी ऑस्ट्रेलिया। ओके, समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ मैं? सो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट जो है वो डिसाइड नहीं होगा साइज के बेसिस पे, और भी फैक्टर्स हैं जैसे हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, ये भी मैटर करती है कॉन्टिनेंट को डिटरमाइन करने के लिए। जैसे देखो, बहुत ओशंस, देखो जो ओशंस और कॉन्टिनेंट्स है ना, ये काफ़ी वाइटल रोल प्ले करते हैं शेपिंग क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। इसको भी मैं समझाऊंगा कि क्लाइमेट ऑफ अर्थ में क्या ओशंस का क्या रोल है, कॉन्टिनेंट्स का क्या रोल है। ठीक है, जो हमारा मौसम है उस पर क्या इनका असर रहता है। ओके, सो क्या इफेक्ट करते हैं ये हमारी लाइफ के ऊपर, इंक्लूडिंग प्लांट्स के ऊपर क्या इफेक्ट करेंगे, एनिमल्स के ऊपर क्या इफेक्ट करेंगे। देखो, कॉन्टिनेंट्स और ओशंस जो है ना, ये एक जगह के क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं। ओके, सो जब क्लाइमेट एक जगह का दूसरी जगह से डिफरेंट होगा, कोई जगह कोस्ट के पास है तो वहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी है, ठंड कम है, तो वहाँ पे प्लांट्स अलग होंगे, एनिमल्स अलग होंगे। जो जगह ओशन से काफ़ी दूर है, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी भी पड़ेगी, ज़्यादा सर्दी भी पड़ेगी, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स डिफरेंट तरह के होंगे। वहाँ पे ह्यूमन ह्यूमन लाइफ का, सॉरी, जो कल्चर होगा, ह्यूमन जिस तरह से रहते होंगे, जो कल्चर होगा, जो खाते पीते होंगे, वो टोटली डिफरेंट होगा। एज अ कोस्टल पर्सन आप एग्जाम्पल लेके देखो, कोस्टल एरियाज में लोग रहते हैं इंडिया के अंदर, वो सी फूड बहुत खाते हैं, लेकिन क्या हम नॉर्थ में इतना सी फूड कंज्यूम करते हैं? हम नहीं करते इतना कंज्यूम। तो ये डिफरेंस रहेगा। जैसे ही क्लाइमेट चेंज होगा, जियोग्राफी चेंज होगी, तो लोगों का जो कल्चर है वो भी चेंज हो जाता है। जो इनका क्लाइमेट का जो इफेक्ट है, ये काफ़ी वाइड स्प्रेड, आप सोच नहीं सकते। जैसे देखो आप, इस्लाम के अंदर अल्कोहल बैन है। क्यों अल्कोहल बैन है इस्लाम के अंदर? क्योंकि इस्लाम जो है वो एक गर्म इलाके में शुरू हुआ। ठीक है, सऊदी, मक्का, मदीना, इन इन एरिया से अगर इस्लाम शुरू हो रहा है, जो एक डेजर्ट एरिया है जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, आगे ही अल्कोहल की तसीर गर्म होती है, अल्कोहल शरीर के अंदर गर्मी पैदा करती है, डिहाइड्रेशन करती है, और वहाँ पर अगर आप अल्कोहल पियेंगे तो मौत को दावत दे रहे हैं आप। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से क्या होता है कि क्लाइमेट का, जियोग्राफी का काफ़ी चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट आता है, जो हम थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। ये तस्वीर होगी आपकी बुक में, ये हमारा एम्बलम है हमारी माननीय इंडियन नेवी का, जिसमें आपको देखा है ये यहाँ पर एक सिंबल, जो यहाँ पे मोटो लिखा है, सम नो वरुणा। वरुण एक्चुअली में क्या था, एक वैदिक गॉड थे जो ओशंस, वाटर्स के साथ रिलेटेड थे। तो इन ये इसका मतलब है कि बी ऑस्पिशियस टू आप, कि हमारे लिए आप शुभ रहें। वरुण देवता जी, हम आपका आवाहन करते हैं कि आप हमारे लिए शुभ रहें। ये हमारी नेवी का जो है सिंबल है, उसका मोटो है। ये रहा नेवी का सिंबल और उसका मोटो ये रहा। जो एक वैदिक गॉड थे ओशंस और वाटर के रिलेटेड, उनको ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। ओके, अब आते हैं मेन पार्ट पे, कि देखो आप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन लैंड एंड अर्थ। ये जो तस्वीर है ना, ये नॉर्थ पोल से ली गई है, ये जो है ये साउथ पोल से ली गई है, हमारा एंटार्क्टिका है। मैं आपको गूगल अर्थ पे दिखाता हूँ, देखो। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये रहा नॉर्थ पोल। ओके, ये रहा नॉर्थ पोल। ओके, अब आप मुझे बताओ, यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि लैंड ज़्यादा है। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, एंटार्क्टिका से देखो,
आपको दिखेगा कि क्लियरली भाई पानी ज़्यादा है। सो जो लैंड और वाटर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो दोनों हेमिस्फेयर्स में इक्वल नहीं है। हेमिस्फेयर क्या, ये हमारी अर्थ है। ओके, अगर मैं इसको अर्थ मान लेता हूँ तो ये रहा इक्वेटर 0 डिग्री, जो अर्थ को दो हिस्सों में काटता है। अर्थ स्फेयर है ना, तो अगर दो हिस्सों में इक्वेटर काट रहा है तो ये नदर्न हेमिस्फेयर बन जाएगा, ये सदर्न हेमिस्फेयर बन जाएगा। तो नदर्न हेमिस्फेयर में हमें ज़्यादा लैंड देखने को मिलता है, सदर्न हेमिस्फेयर में हमें ज़्यादा वाटर देखने को मिलता है। इसका भी क्लाइमेट के ऊपर बड़ा असर पड़ता है, इससे भी। तो ये चीज़ें जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे आपको पता चलेंगी। तो अभी हम जो है अपने 6th क्लास के लेवल से मेंटेन रखते हैं। ओके, तो लैंड कहाँ पर ज़्यादा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड ज़्यादा है, सदर्न हेमिस्फीयर में वाटर ज़्यादा है। ओके, समझेंगे कितना कहाँ पर ज़्यादा है, डोंट वरी। कुछ टर्म्स आपकी बुक में बार बार आएंगी, जैसे सी, गल्फ, बे। इन छोटी छोटी टर्म्स को समझते हैं, समझना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले सी क्या होता है? सी जो है एक पार्ट है ओशन का। ओके, जो पार्शली सराउंडेड है लैंड से। जैसे ये देखो अरेबियन सी, देखो अरेबियन सी आपको मैं दिखाता हूँ। ये रहा हमारा अरेबियन सी। ये जो ये देखो अरेबियन सी दिख रहा है ना आपको, हाँ, दिस इज अरेबियन सी। ओके, इंडिया के साथ में मुंबई, गोवा, कर्नाटका, इस कोस्ट में, वेस्टर्न कोस्ट में आपको देखने को मिलेगा अरेबियन सी। यहाँ पे भी ये देखो इंडिया, यहाँ पर ये रहा अरेबियन सी। ओके, ये रहा ओमान, यमन, ओके, ईरान, पर्शियन गल्फ। ओके, सो देखो, सो सी जो है ना, ये पार्ट है किसका? ओशन का, जो पार्शली सराउंडेड है लैंड से। पूरी तरह से सराउंडेड नहीं है, पार्शली सराउंडेड है लैंड से। ये छोटा होगा ओशन से, स्मॉलर देन ओशन, कनेक्टेड होगा एक ओशन के साथ। जैसे ये अरेबियन सी जो है देखो इंडियन ओशन के साथ कनेक्टेड है। सो इंडियन ओशन का पार्ट है अरेबियन सी। ओके, ऑफन नियर कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के पास में होगा कई बार। ओके, एग्जाम्पल अरेबियन सी, मेडिटेरेनियन सी। ये देखो मेडिटेरेनियन सी यहाँ पे रहा। आपको गूगल अर्थ पे दिखा देते हैं मेडिटेरेनियन सी कहाँ पर है। ये देखो, ये आया हम यहाँ पे ग्रीस के नीचे। ये देखो, ये रहा हमारा मेडिटेरेनियन सी। ये रहा मेडिटेरेनियन सी। ये देखो अफ्रीका के ऊपर, इटली के नीचे, ये देखो स्पेन, ग्रीस, ये छोटी सी कंट्री साइप्रस, देखो इजराइल, जॉर्डन, दिख रहा है यहाँ पे वेस्ट बैंक। ये रहा आपका मेडिटेरेनियन सी, और ये रहा आपका इंडियन ओशन। ओके, इसमें अरेबियन सी। अब देखते हैं हम बे क्या होती है, व्हाट इज अ बे। ओके, so bay is a water body where land bends inward, so water is surrounded by land on three sides. so bay क्या है? एक वाटर बॉडी है जहां पर लैंड जो है वो इनवर्ड बेंड हो रहा है। ये देखो, लैंड जो है वो इनवर्ड बेंड हो रहा है, लैंड जो है वो इनवर्ड बेंड हो रहा है, लैंड जो है वो इनवर्ड बेंड हो रहा है, ताकि वाटर जो है वो सराउंडेड है लैंड से थ्री साइड से। देखो 1 2 3, थ्री साइड से 1 2 3। ओके, सो लैंड जो है वो इनवर्ड बेंड होगा, और जो वाटर है वो सराउंडेड है लैंड से तीन साइड से। ऐसी वाटर बॉडी को हम बोलते हैं बे। ओके, ये यूजुअली वाइड होती हैं, ओपन होती हैं, ये काफ़ी अच्छी रहती हैं फिशिंग के लिए, पोर्ट्स के लिए। जैसे हमारी इंडिया की बे ऑफ बंगाल है, हडसन बे है हमारी कनाडा में, यूएसए में। ओके, नॉर्थ अमेरिका में, सॉरी, कनाडा में आपको हडसन बे देखने को मिलेगी, बे ऑफ बंगाल है। सो बे जो है कर्व की तरह है, कर्व की तरह, एक डेंट की तरह है कोस्ट लाइन के ऊपर, जो पानी से भरी हुई है। आप, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। एक और वाटर बॉडी जो आपको बार बार सुनने को मिलेगी, दैट इज गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान। ओके, सो गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ। तो गल्फ क्या है? गल्फ एक्चुअल में एक लार्ज पार्ट है, देखो गल्फ एक्चुअल में एक लार्ज पार्ट है सी का या ओशन का, जो डीप इनसाइड द लैंड जा रहा है, जो डीप इनसाइड द लैंड जा रहा है, मोर एनक्लोज्ड बाय लैंड है देन बे। बे से ज़्यादा घिरा हुआ है ये लैंड से। देखो बे इतनी घिरी हुई नहीं है लैंड से, लेकिन जो आपका गल्फ है ये ज़्यादा घिरा हुआ है लैंड से। देखो, देखो तीन तरफ से पूरी तरह से घिरा हुआ है लैंड से। यूजुअली इसकी एक नैरो ओपनिंग होती है, देखो इसकी एक नैरो ओपनिंग है, देख रहे हो आप यहाँ पे, गल्फ ऑफ ओमान की एक नैरो ओपनिंग है। ये देखो, आपको यहाँ पे गूगल अर्थ पे दिखा देता हूँ। ये देखो, देखो पर्शियन गल्फ। ओके, ये रहा गल्फ ऑफ ओमान। ओके, ओके जी। ओके, सो आइडिया, गल्फ इज लाइक अ वाटर एंटरिंग डीप इनटू अ लैंड। सो गल्फ क्या है? एक वाटर की तरह है जो एंटर कर रहा है डीप इनसाइड द लैंड। आई होप आपको ये तीन चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर आपकी बुक में आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है, व्हाट आर द सर्कुलर लाइंस इन ईच मैप कॉल्ड, ये जो हमने पिछले लेसन में पढ़ा था। एंड डू यू नो व्हाट दीज लाइंस रेडिएटिंग आउट टू द पोल्स आर कॉल्ड। ओके, सर्कुलर लाइंस आपके लैटिट्यूड्स का पूछ रहा है, और जो पोल से रेडिएट हो रही हैं बार तरफ आपके लैटिट्यूड से, सर्कुलर लाइन आपके लैटिट्यूड का पूछ रहा है, और जो पोल से रेडिएट हो रही है लॉन्गिट्यूड का पूछ रहा है। सो सर्कुलर लाइन जो मैप के ऊपर आपको देखने को मिलती है, या ग्लोब के ऊपर आपको देखने को मिलती है, इस तरह से आपको मैं गूगल अर्थ पे दिखा देता हूँ एक बार। ये सर्कुलर लाइन, ग्रिड लाइंस जो हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिख रहे हैं आपको, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा है ये। ओके, सो द सर्कुलर लाइंस ऑन मैप और ग्लोब आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। जो सर्कुलर लाइंस हैं,
जो पूरे अर्थ के एक चक्कर काटती हैं, उनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन करती हैं, अराउंड द अर्थ पूरा चक्कर लगाती हैं। और जो पोल से आ रही हैं, जो पोल से लाइंस आ रही हैं, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ जो आ रही हैं पोल से, इनको हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, या मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं, या लॉन्गिट्यूड सिंपली बोल दो। ये जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती हैं, ये पूरी गोल नहीं है, ये सेमी सर्कल है। फिर हमने इनकी डिग्रीज वगैरह सब कुछ पिछले चैप्टर में हमने पढ़ लिया था। फिर ये पूछ रहा है विच हेमिस्फीयर होल्ड्स मोर वाटर। हमने अभी देखा गूगल अर्थ पे भी कि सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो ज़्यादा वाटर होल्ड करता है, बिकॉज जो मोस्ट ऑफ द अर्थ है उसमें क्या है, लार्ज ओशन जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है, नदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लैंड है, इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर को वाटर हेमिस्फीयर भी कहा जाता है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, फिर तीसरा क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, कुड बी अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर टू लैंड इन नदर्न हेमिस्फीयर, कि क्या प्रोपोर्शन होगा, किस रेशियो में होंगे, कि कितना लैंड कितना पानी है नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में। देखो ये अप्रोक्सीमेट है, ये पूरा फ्रिक्शन उसमें डेसिमल में नहीं जाएंगे। नदर्न हेमिस्फीयर में 60% वाटर है, 40% लैंड है। क्यों हमने बोला, मैं बोल रहा हूँ कि नदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लैंड है, ठीक है भाई ज़्यादा लैंड है, लेकिन अर्थ के ऊपर 71% तो वाटर ही है ना, तो वाटर तो ज़्यादा ही रहेगा। तो नदर्न हेमिस्फीयर में 60% वाटर है, 40% लैंड है। सदर्न हेमिस्फीयर में 80% वाटर है और सिर्फ 20% लैंड है। तो समझ रहे हैं आप, नदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लैंड है एज कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। बट ऑब्वियसली बात है, पानी तो ज़्यादा ही रहेगा, 71% अर्थ इज कवर्ड विद वाटर ओनली। ओके, अब ये पूछ रहा है कि क्या सारे ओशन आर ऑल ओशंस कनेक्टेड विद वन अनदर और देयर सेपरेशंस बिटवीन देम। नहीं भैया, सभी ओशंस का पानी जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऑल द ओशंस आर कनेक्टेड विद वन अनदर। देयर आर 5 मेजर ओशंस, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन एंड सदर्न ओशन। सदर्न ओशन जो है वो काफ़ी रिसेंट है, ठीक है, लेटेस्ट ओशन है, ये अभी अभी बनाया है, क्योंकि इसका पानी जो था एंटार्क्टिका के आसपास है ये, तो इसका जो पानी था ना ये एज अ डिफरेंट वाटर बॉडी बिहेव कर रहा था, मतलब इसका टेम्परेचर अलग था, डेंसिटी अलग थी, सैलिनिटी अलग थी। तो साइंटिस्ट ने बोला ठीक है भैया बना दो इसको, इसको नाराज़ नहीं करेंगे, इसको भी एक अलग ओशन बना दो। और पार्ट ऑफ अ ह्यूज कॉन्टिन्यूस वाटर बॉडी। ओके, सारे जितने भी ओशन हैं से सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आई विल शो यू ऑन द गूगल अर्थ ऑल्सो। यहाँ पे कोई रियल वॉल्स नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है इनके बीच में। ये जो बाउंड्रीज हैं हमने जियोग्राफर्स ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बनाई हैं, ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें इनको, इजीली स्टडी कर सकें इनको, ओशंस को। फिर ये कुछ तस्वीरें आपके में, कोरल रीफ, स्टार फिश, स्पर्म वेल। ओके, ये सब तस्वीरें आपको थोड़ा सा जागरूक करने के लिए कि पानी के अंदर देखो कितनी डाइवर्सिटी है, हमें ओशंस को सेव करने की ज़रूरत है। एलजी है यहाँ पे, एलगी है यहाँ पे, एम्परर पेंगुइन्स, दे आल्सो लिव इन अंटार्कटिका। ओके, सो सी में भी जाते रहते हैं, ओशन में भी जाते रहते हैं ये लोग, ओशन ही नॉट सी में जाते रहते हैं, पानी में जाते रहते हैं। टर्टल्स हैं, तो देखो आप पानी में भी काफ़ी सारी डाइवर्सिटी है, इसलिए हमें ओशंस को सेव करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी, ओशन के अंदर जो फ्लोरा है वो काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, मेडिसिन और फूड चेन जो है काफ़ी ऑर्गेनिजम्स की डिपेंड करती है। इवन ह्यूमंस जो है वो खुद इतना सी फूड खाते हैं, तो क्या बताऊँ मैं आपको। थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा ज्ञान की बात करते हैं, ये मैंने अपने से डाला था। इसके आगे कुछ और भी था जो मैंने रिमूव कर दिया, क्योंकि ये यूपीएससी वालों के लिए, तो आप यूपीएससी तो कर नहीं रहे, तो आपको एक हल्का हल्की आइडिया देते हैं। देखो हम जो है वो फ्रैक्शन पॉइंट्स में, डेसिमल में नहीं जाएंगे, हम एवरेज लेके चलेंगे। हमने समझा अर्थ का जो 71% है वो क्या है, वाटर है। ओके, इस 71% का ना 97% जो है वो सॉल्ट वाटर है। ओके, ये जो है सॉल्ट वाटर है। तो 3% क्या है हमारा, फ्रेश वाटर है। 3% मीठा पानी है। अब देखो ये जो 3% फ्रेश वाटर है ना, इसका 69% फ्रोजन है ग्लेशियर्स में और आइस कैप्स में। ग्लेशियर जो है थिन शीट ऑफ आइस होती है जो मूव करती है पहाड़ों के बीच, आपको देखने को मिलेगी। और आइस कैप्स क्या है, वो बड़े बड़े पहाड़ जो आपको दिखते हैं बर्फ के, जो आपको दिखता है कि वो समुद्र के बीच में है, पिघल के नीचे गिर रहे हैं, दोज आर कॉल्ड आइस कैप्स। ओके, सो 69% जो है वो ग्लेशियर्स और आइस कैप में है। 30% जो है ग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे है। सिर्फ 1% आपको देखने को मिलता है रिवर्स, लेक्स में। ओके, रिवर्स में, लेक्स में, इनमें आपको सिर्फ 1% मीठा पानी देखने को मिलता है, एटमॉस्फेयर में, सॉइल में। ओके, तो ये 1% ही है सिर्फ, ज़्यादा पानी ग्राउंड वाटर में है। ओके, और उससे ज़्यादा ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में है। तो अफसोस की बात यह है कि ग्लेशियर्स और आइस कैप्स जो हैं वो पिघल रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। 30% जो ग्राउंड वाटर था उसको हम ओवर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो वाटर टेबल है वो नीचे जा रहा है। व्हाट इज़ वाटर टेबल? फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ कुआं। इस कुएं में जो पानी का लेवल रहेगा ना, इसको हम बोलते हैं वाटर टेबल। तो हम ओवर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो वाटर टेबल है ना ये नीचे जा रहा है। ओके, पंजाब, हरियाणा, इन स्टेट्स में रीजनरेशन से ज़्यादा पानी निकाल देते हैं हम। ओके, सो इसको हम डिप्लीट कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर को हम क्या कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं, इसको वाटर टेबल नीचे जा रहा है। तो जो ये 1% बचा हुआ था,
इनकी भी हमने लंका लगा दी, पल्यूट कर दिया रिवर्स को, और जो लेक्स हैं वो छोटी होती जा रही हैं, सूखती जा रही हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो जो आपकी धरती है, अर्थ लुक्स फुल ऑफ वाटर, 71% इज वाटर, बट काफ़ी स्मॉल अमाउंट जो है पानी का वो ईजिली अवेलेबल है फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ग्राउंड वाटर को भी निकालने के अपने चोंच लें। अब पेनिनसुलर में हालत तो ऐसी है कि हज़ार हज़ार फीट नीचे जा रहे हैं लेकिन ग्राउंड वाटर नहीं आ रहा, इतना ओवर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम ग्राउंड वाटर को। फिर आते हैं वापस ओशंस के ऊपर, कॉन्टिनेंट्स के ऊपर भी वापस आएंगे, डोंट वरी, चिंता नहीं करने की, भाई बैठा है यहाँ पे। ओके, व्हाट आर ओशंस? सो देर आर 5 ओशंस। पैसिफिक ओशन, सब दिखाऊंगा मैप के ऊपर, डोंट वरी। अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन एंड सदर्न ओशन। सदर्न ओशन को कहीं कहीं पे आपको अंटार्कटिका ओशन भी देखने को मिलेगा। ओके, सो वी हैव लिस्टेड 5 ओशंस, दे आर नॉट रियली सेपरेटेड, ये सेपरेट नहीं है। देखो देखो जी, पहले एक्सप्लोर अर्थ, ग्रिड लाइंस को करते हैं साफ। अब देखो, ये रहा हमारा इंडियन ओशन, इंडियन ओशन जुड़ा है सदर्न ओशन के साथ। ये रहा पैसिफिक ओशन, ये पूरा पैसिफिक ओशन है, ये देखो यहाँ से पैसिफिक सदर्न ओशन के साथ भी जुड़ा है। उसके बाद एंटार्क्टिक, उसके आर्टिक ओशन, सॉरी अटलांटिक ओशन के साथ भी जुड़ा हुआ है। ये यहाँ पे बीच में हमारा अटलांटिक ओशन है, ये रहा आर्टिक ओशन। सब ओशंस आपस में जो है वो जुड़े हैं, आपको कोई सेपरेशन देखने को नहीं मिलेगी। ये देखो इधर से पैसिफिक इंडियन ओशन के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये सारे क्या हैं, इकट्ठे ही हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे ही हैं, तो डिवाइडेड नहीं है ये। ओके, डिवाइड हमने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किए हैं। सो जो लाइन जो है डिवाइड करती है मैप के ऊपर, ये कन्वेंशन ही है, कोई ऐसी एक्चुअल में लाइन नहीं है इनके बीच में। सो सी वाटर जो है वो कंटिन्यूसली जो है फ्लो करता है अक्रॉस डिफरेंट ओशन। पैसिफिक का पानी इंडिया के ओशन में आ रहा है, इंडिया का पैसिफिक में जा रहा है, इंडिया का सदर्न से मिल रहा है, सदर्न का इंडियन से मिल रहा है। ओके, पैसिफिक का अटलांटिक से मिल रहा है, अटलांटिक का आर्टिक से मिल रहा है। सो ये पानी जो है वो घूमता रहता है। हेलोक्लाइन सर्कुलेशन है, जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपका दिमाग ही घूम जाएगा। ओके, सो सी वाटर जो है कंटिन्यूसली फ्लो करता है डिफरेंट ओशंस में, सस्टेनिंग रिच डाइवर्सिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी? वैरायटी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी? बायो का मतलब है लाइफ, लाइफ एफ बड़ा गंदा डाल दिया, और डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी। सो इन सिंपल वर्ड्स, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, both plant and animals and including microorganisms living in a particular area. Why we say particular area? Because हर जगह की बायोडाइवर्सिटी अलग होगी ना। जम्मू कश्मीर की बायोडाइवर्सिटी, प्लांट्स एंड एनिमल्स अलग हैं, हरियाणा से हरियाणा के अलग हैं, कर्नाटका से कर्नाटका के अलग हैं, आसाम से। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेट मी ड्रिंक सम वाटर, जल पी लें, जल, जल ही जीवन है, कहाँ है माउस? सो सी वाटर जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है, और जिससे क्या होता है कि डिफरेंट ओशन जो है सस्टेन करते हैं रिच डाइवर्सिटी ऑफ मरीन लाइफ। यानी मरीन यानी पानी के अंदर जो जीव जंतु हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। रिच डाइवर्सिटी रहती है मरीन लाइफ की। ओके, प्लांट जो जितने भी फ्लोरा और फाउना हैं ओशंस के अंदर, उनकी एक रिच डाइवर्सिटी मेंटेन रहती है, वैरायटी मेंटेन रहती है। मेनी प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज कैन बी फाउंड अक्रॉस मल्टीपल ओशंस। तो काफ़ी सारे प्लांट और एनिमल स्पीशीज जो है वो काफ़ी सारे ओशंस में पाई जाती हैं। सेम स्पीशीज जो है वो काफ़ी सारे ओशंस में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ओशन सारे जो है वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। ओके, सो मेनी मरीन फ्लोरा। अब देखो ये फ्लोरा और फाउना, इन दो चीज़ों को समझो। फ्लोरा क्या होता है? लेट मी इरेज दिस, गंदगी बड़ी होगी। ओके, दो चीज़ें यहाँ पे, एक है हमारा फ्लोरा और एक है हमारा फाउना। देखो फ्लोरा क्या होता है? प्लांट लाइफ ऑफ एन एरिया। ओके, फ्लोरा रेफर्स टू प्लांट लाइफ ऑफ एन एरिया, और व्हाट इज फाउना? एनिमल लाइफ ऑफ एन एरिया। ओके, सो फ्लोरा एंड फाउना आपको समझ आ गया। सो मेनी प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। ओके, मरीन फ्लोरा इंक्लूड्स टाइनी प्लांट्स, काफ़ी सारे छोटे प्लांट्स हैं, ठीक है, एल्गी है, और काफ़ी सारी सी वीड्स हैं। ओशंस के अंदर मरीन फ्लोरा के अंदर छोटे प्लांट्स हैं जिनको हम एल्गी कहते हैं, सी वीड्स हैं। ओके, मरीन फौना की अगर हम बात करें, एनिमल्स की बात करें, फ्लोरा में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, छोटे प्लांट्स, सी वीड्स, काफ़ी कुछ है यहाँ पे। अगर हम मरीन फौना एनिमल्स की बात करें जो ओशंस में पाए जाते हैं, तो उनकी अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी कलरफुल फिश हैं, डॉल्फिन है, वेल्स है, काफ़ी सारे मिस्टीरियस डीप सी क्रिएचर्स हैं। मिस्टीरियस क्यों बोल रहा है डीप सी क्रिएचर्स को? देखो, जब हम पानी के अंदर जाते हैं ना, जैसे ये एक वाटर बॉडी है, तो जितना हम डेप्थ में जाएंगे ना, प्रेशर जो है वो इंक्रीज होने लगेगा। तो जब प्रेशर इंक्रीज होता है ना, तो दबाव पड़ने लगता है हर तरफ से। तो जब दबाव पड़ने लगता है तो डीप ओशंस में जाना काफ़ी मुश्किल रहता है। अभी एक कोई वो सबमरीन गई थी जो कोलैप्स हो गई थी पूरी डीप सी में, तो वो बंदे सारे मर गए थे। तो डीप सी में जाना बड़ा मुश्किल है। डीप सी में जो हमारा नीचे बेंथिक जोन है, बेंथोस
जो यहाँ पर डीप सी में जो क्रिएचर्स पाए जाते हैं ये काफ़ी मिस्टीरियस हैं, इतनी हमें अभी नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि डीप सी में जाना काफ़ी मुश्किल है ड्यू टू प्रेशर, काफ़ी हाई प्रेशर रहता है। काफ़ी एडवांस लेवल की सबमरीन्स हमें चाहिए जो उस प्रेशर को बर्दाश्त कर सके और हमें डीप सी में ले जा सकें। यूजुअली हम क्या करते हैं, प्रोब्स भेजते हैं नीचे, ठीक है। ओके, सो काफ़ी सारा मरीन फ्लोरा है, प्लांट स्पीशीज हैं ओशंस के अंदर, काफ़ी सारी एनिमल स्पीशीज हैं ओशंस के अंदर। हर पार्ट जो है ओशन का, ईच पार्ट ऑफ द ओशन, जहाँ से सूरज सन लिट सरफेस टू द डार्क डेप्थ और रिजर्व। ओके, तो ये कहना क्या चाहता है कि ईच पार्ट ऑफ द ओशन फ्रॉम सन लिट सरफेस, ये हमारा ओशन का वाटर है, ठीक है, समझ लो। ओके, तो होता क्या है कि जैसे सनलाइट इस पे पड़ती है, ये रहा हमारा सनलाइट पड़ती है, तो आस्ता 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 क्या होता है, सनलाइट जो है ना वो फेड होने लगती है। एक टाइम आता है जहाँ के बाद बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, डार्क हो जाता है बिल्कुल। बेंथिक जोन कहते हैं उसको, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। हर जोन की अपनी एक डाइवर्सिटी है, अपनी एक लाइफ फॉर्म है, डाइवर्स लाइफ फॉर्म है। जो ऊपर सरफेस के पास है आपको अलग तरह की फिशेस देखने को मिलेंगी, आपको यहाँ पे अलग फिशेस मिलेंगी। डीप सी में आपको, डीप ओशन में आपको अलग फिशेस, फिशेस मतलब मरीन ऑर्गेनिजम्स आपको अलग तरह के देखने को मिलेंगे बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सनलाइट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब हम एक वर्ल्ड मैप के ऊपर इन ओशंस को समझते हैं। ये रहा आपका पैसिफिक ओशन, ये रहा आपका आर्टिक ओशन, ये रहा अटलांटिक। देखो ये रही अटलांटिक की बाउंड्री, ओके, ये रही आर्टिक की बाउंड्री। ओके, ये जो आपका पैसिफिक ओशन है, क्योंकि अर्थ गोल है तो ये इस तरफ से है। इंडियन ओशन की आप देख लो, ये रहा इंडियन ओशन। सदर्न ओशन, ये रही सदर्न ओशन की बाउंड्रीज। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। मैंने आपको ग्लोब के ऊपर भी दिखाया था, उसके ऊपर गूगल अर्थ के ऊपर। तो ये रही बाउंड्रीज जो हैं डिफरेंट ओशंस की। देखो आप, डिफरेंट ओशन जो है ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये देखो, पैसिफिक सदर्न के साथ कनेक्टेड है, पैसिफिक यहाँ से अटलांटिक के साथ कनेक्टेड है, अटलांटिक आर्टिक के साथ कनेक्टेड है, सॉरी अटलांटिक आर्टिक के साथ कनेक्टेड है, अटलांटिक इंडियन ओशन के साथ कनेक्टेड है, इंडियन जो है वो सदर्न के साथ है, इंडियन पैसिफिक के साथ है, ठीक है। ये देखो पैसिफिक यहाँ से ऊपर इसके साथ अटलांटिक आर्टिक के साथ भी कनेक्टेड है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये सारी वाटर बॉडीज जो हैं एक साथ जुड़ी हुई हैं। अब देखो, अब हमें बोल रहा है कि लोकेट करो 5 ओशंस को कौन से हेमिस्फीयर में। देखो पैसिफिक ओशन को अगर आप देखो, सो पैसिफिक ओशन ये रहा हमारा इक्वेटर 0 डिग्री, ये रहा हमारा इक्वेटर 0 डिग्री। ये जो है ये नदर्न हेमिस्फीयर है, ये जो है ये सदर्न हेमिस्फीयर है। ओके, अब हम देखो पैसिफिक नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है। तो भैया पैसिफिक जो है नॉर्थ और साउथ दोनों में है। अटलांटिक ओशन, ये देखो जी, अटलांटिक ओशन नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है। तो अटलांटिक नॉर्थ और साउथ दोनों में है। फिर अगर हम इंडियन ओशन की बात करें, ये देखो ये रहा इक्वेटर, इंडियन ओशन नॉर्थ और साउथ दोनों में है, इंडियन ओशन नॉर्थ और साउथ दोनों में है। अगर हम सदर्न ओशन की बात करें, ये सिर्फ अकेला सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो ये सॉरी, ये अकेला सदर्न हेमिस्फीयर में है। अगर हम आर्टिक ओशन की बात करें, ये अकेला बेचारा नदर्न हेमिस्फीयर में है। तो ये नदर्न में है, सदर्न में नहीं है। सो पैसिफिक ओशन जो है वो लार्जेस्ट है सारे ओशंस का। उसके बाद दूसरा ओशन है अटलांटिक ओशन, फिर तीसरा ओशन है इंडियन ओशन साइज के बेसिस पे। थर्ड लार्जेस्ट ओशन है इंडियन ओशन, फिर सदर्न ओशन, फिर चौथा रहेगा चौथा रहेगा सदर्न ओशन और पांचवा रहेगा आर्टिक ओशन। आर्टिक ओशन जो है वो सबसे छोटा है। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड आर्टिक। अगर आप इसको इजीली रिमेंबर करना चाहते हैं तो आपके लिए एक जो है इजी ट्रिक है, पैसा। क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, PAISA, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड आर्टिक। ओके, आई होप आपको ये तो याद रहेगा कि आर्टिक ओशन जो है वो सबसे छोटा है। तो आप ए से, पैसे के जो पहला ए है उससे आप अटलांटिक को डिनोट कर देंगे। या आप ज़्यादा ही ICSE में पढ़ते हैं, आप अंग्रेज़ की औलाद हैं, तो पिज़्ज़ा ऑलवेज इंस्पायर स्मार्ट एस्ट्रोनॉट्स आप यूज़ कर सकते हैं। P for Pacific, Atlantic, Indian Oceans, Southern Ocean and Arctic Ocean. Okay, so the main limits of the Indian Ocean are Asia। अब हम अपने इंडियन ओशन पे आते हैं भैया। देखो जी, इंडियन ओशन की मेन लिमिट्स हैं नॉर्थ में। ओके, इंडियन ओशन ये रहा हमारा इंडियन ओशन। सो इसकी मेन लिमिट्स हैं एशिया टू द नॉर्थ। ये देखो ये एशिया कॉन्टिनेंट है नॉर्थ में इसके। ओके, ये 4 डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ओके, सो नॉर्थ में हमारे जो है वो एशिया आ जाता है। फिर क्या बोल रहा है ये, अफ्रीका टू द वेस्ट। ये देखो वेस्टर्न साइड पे अफ्रीका आ गया, बिल्कुल आ गया जी। फिर बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया टू द ईस्ट। ये देखो ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। फिर उसके बाद बोल रहा है कि सदर्न ओशन टू द साउथ। ये देखो ये रहा सदर्न ओशन, ये रहा सदर्न ओशन। सो सदर्न ओशन आ जाएगा आपका साउथ में। सो ऑन द ईदर साइड ऑफ इंडिया, इंडिया के ईदर साइड, दोनों तरफ, ईदर साइड मतलब दोनों तरफ, दो पार्ट्स हैं इंडियन ओशन के। एक रहा आपका अरेबियन सी, एक रहा आपका बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल आपका ईस्ट में है, अरेबियन सी आपका वेस्ट में है। आई होप आपको ये चीज़ें भी
क्लियर हो गई होंगी। अगर गूगल अर्थ के ऊपर आप देखना चाहते हैं तो ये लो भाई साहब, ये रही गूगल अर्थ, ये रहा इंडिया, तो ये रही आपकी बे ऑफ बंगाल, ये रहा आपका अरेबियन सी ईस्ट और वेस्ट में, ये रहा आपका इंडियन ओशन, ये रहा ऊपर आपका एशिया, ये रहा आपका वेस्ट में अफ्रीका, ये रहा साउथ में सदर्न ओशन, ये रहा ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया। आई होप आपको ये चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी। अब हम ओशन और ओशन से रिलेटेड डिजास्टर्स को समझते हैं। देखो, ये जो वाइट शेप जो आप ग्लोब के ऊपर दिख रहे हैं, ये लार्ज लैंड मास है क्लाउड्स का। ये देखो, ये जो है ना, ये जो सफ़ेद सफ़ेद आपको देखने को मिल रहा है, ये क्लाउड्स हैं। लेट अस सी ऑन द गूगल अर्थ। थोड़ा छोटा करते हैं। क्लाउड्स क्यों नहीं आ रहे, क्लाउड्स क्यों नहीं आ रहे भैया, मैंने बंद तो नहीं किए। क्लीन एक्सप्लोरेशन एवरीथिंग, कस्टम 3D बिल्डिंग, हिस्टोरिकल फोटो, 3D कवरेज, ग्रिड लाइंस। ओके, अब आगे जी क्लाउड्स भी। ये देखो, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये वाइट लैंड मास, ये सॉरी लैंड मास नहीं, वाइट कलर, ये आपके क्लाउड्स हैं। ये देखो, दिख रहा है कितना क्लाउड्स रहते हैं। ये देखो, ये दिख रहे हैं छोटे छोटे क्लाउड्स। ये देखो, ये दिख रहे हैं क्लाउड्स आपको। ये देखो क्लाउड्स, ये गायब हो गए आप। ये देखो, ये क्लाउड्स हैं। ये देखो, ये इतना बड़ा क्लाउड है। ओके, सो ये क्लाउड्स क्या करते हैं, देखो, ये जो व्हाइट शेप आपको दिख रहे हैं ना, लार्ज मास, ये लार्ज मासेस हैं क्लाउड्स के। क्लाउड क्या करेंगे, रेन लेके आएंगे कॉन्टिनेंट्स के ऊपर। ओके, जैसे मानसून आता है इंडिया के अंदर, देखो मानसून कैसे आता है इंडिया के ऊपर, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। कोई, ये देखो, ये रहा हमारा इंडिया। तो क्या होता है, गर्मियों में जो हवाएं होती है ना, ये सी से लैंड की तरफ चलती हैं। जब ये सी से लैंड की तरफ चलती है ना, तो ये क्या करती हैं, सी से मॉइस्चर को पिक कर लेती है, मॉइस्चर को पिक कर लेती हैं सी से। फिर ये इस मॉइस्चर को लाके ना इंडिया के ऊपर गिरा देती हैं। इसी को हम बोलते हैं मॉनसून। ओके, तो ये रेनफॉल होती है इंडिया में मॉनसून के टाइम पे। ओके, सो इंडिया के अंदर समर के अंदर, हर समर में मानसून आता है। जो इंडियन जो ओशन है वो क्या करते हैं, मॉइस्चर जो है वो हवाओं के साथ हमारे इंडिया के अंदर भेज देती हैं, तो इनसे बारिशें होती हैं। तो बारिश जो है हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर एग्रीकल्चर हमारा जो है वो मोस्टली रेन फेड है, एग्रीकल्चर जो है वो टोटली डिपेंडेंट है, किस टोटली नहीं बोल सकते, ज़्यादातर डिपेंडेंट है रेनफॉल के ऊपर। जैसे मराठवाड़ा एरिया महाराष्ट्र का काफ़ी ड्राई रहता है, तो अगर रेनफॉल अच्छी नहीं होगी तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। ओके, सो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे एल नीनो, ला नीनो, कि कब मानसून जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा, कब बेकार होगा। इन साइंटिस्ट जो है वो पहले प्रिडिक्ट कर देते हैं। ओके, ओशन जो है वो स्ट्रॉम्स, तूफान को भी काफ़ी ज़्यादा जो ओशंस के अंदर जो है वो राइज करते हैं, मतलब ओशंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा तूफान भी आते हैं, स्ट्रॉम्स भी आते हैं। तो वायलेंट स्ट्रॉम क्या है, वायलेंट इवेंट है एक्सट्रीम रेनफॉल का। तूफान आ गया भाई, ज़्यादा बारिश होगी, तेज़ हवाएं चलने लगी, जैसे साइक्लोन। ओके, जैसे ये आपको ये गोल सा दिख रहा है, ये एक साइक्लोन है। ओके, तो साइक्लोन क्या है, कोस्ट में आते रहते हैं, आपके ईस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा आते हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन स्टेट्स में आप हर साल सुनते होंगे फलाना साइक्लोन आ गया, ये वाला साइक्लोन आ गया। तो साइक्लोन क्या है, एक स्ट्रॉम है जिसके अंदर क्या होता है, काफ़ी तेज़ हवाएं चलती हैं, काफ़ी तेज़ रेनफॉल होती है, फ्लड भी आ जाता है जिसकी वजह से कई बार कोस्टल एरियाज में। तो ये क्या करते हैं, वाइड स्प्रेड डैमेज कॉज करते हैं कोस्टल रीजन में। कोस्टल रीजन के उनसे हो गए लैंड विच इज़ नियर द सी, लैंड विच इज़ नियर द सी, उसको कोस्टल एरिया बोलते हैं। ये जैसे ये हमारा कोस्टल एरिया, ये कोस्ट है हमारा। ओके, so land which is touching the sea, that is coast. ओके, सो सुनामी एक और डिजास्टर है, जैसे साइक्लोन एक डिजास्टर है। साइक्लोन कैसे बनता है, कि क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जैसे 27 डिग्री सेल्सियस, काफ़ी ज़्यादा इवेपोरेशन हो रही है, हवा जो है वो ऊपर उठ रही है गर्मी की वजह से, तो ये सारा मॉइस्चर जाके ऊपर एक्यूमुलेट होने लगता है। फिर क्या होता है, काफ़ी बड़ा सा क्लाउड बन जाता है, घूमने लगता है। एक आई होती है साइक्लोन की, जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी बिल्कुल डेप्थ में नहीं जाएंगे। समझें, एक साइक्लोन एक तूफान है जो कोस्टल एरियाज में आता है। किस क्यों आता है, समुद्र से जो पानी जो है वो भाप बन के ऊपर जा रहा है, तो वो आस्ता आस्ता एक तूफान बन जाता है उससे। तो वो क्या करता है, काफ़ी तेज़ हवाएं जो हैं वो कोस्टल एरियाज़ में चलती हैं, जिससे क्या होता है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है, ह्यूमन लाइफ का लॉस होता है, एग्रीकल्चर फील्ड्स क्रॉप्स का लॉस होता है, काफ़ी तेज़ बारिश होती है, काफ़ी ज़्यादा देर तक बारिश रहती है, जिससे फ्लड भी आ जाता है। ओके, ह्यूमन लाइफ का, प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है। सुनामी जो है वो एक और जो है डिज़ास्टर है, जो एक और डिज़ास्टर है जो ओशंस में बनता है, सीज़ में बनता है, जो ओशंस में ओरिजिनेट होता है। कैसे होता है, देखो, ओशंस के अंदर क्या होगा, पानी के अंदर नीचे ओशनिक बॉटम में क्या होगा, या तो कोई वॉल्केनिक इरप्शन हो जाएगी, या कोई अर्थक्वेक आ जाएगा, जिससे क्या होगा, जो वाइब्रेशंस है ना इसकी, वो क्या करेंगी, पानी की बड़ी बड़ी लहरें उठाएंगी, और वो लहरें किस तरफ आ रही हैं, कोस्ट की तरफ आ रही हैं। सो क्या होगा, एक पावरफुल वेव जो है जनरेट होगी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक की वजह से, या वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी फटने की वजह से, बॉटम ऑफ द ओशन में। ओके, ओशन के नीचे भी वॉल्केनोज हैं, ओशन के बीच में क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो वो टेक्टोनिक प्लेट्स कभी दूर चली जाती हैं, कभी आपस में टकरा जाती है, कभी एक दूसरे के नीचे घुस जाती है, तो वो क्या करती हैं, अर्थक्वेक कॉज कर देती हैं। तो वाइब्रेशंस की वजह से क्या होता है, लहरें उठने लगती हैं समुद्र में, और ये लहरें आस्ता आस्ता बड़ी होती जाती हैं और आके
हमारे कोस्ट को हिट करती हैं, जिसको हम सुनामी बोलते हैं। तो सुनामी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर जो है वो क्रिएट करती है, ह्यूमन लाइफ को इम्पैक्ट करती है, ओके, प्रॉपर्टी का लॉस करती है। सो सुनामी जो है वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ट्रैवल कर लेती है एंड सबमर्ज कोस्टल एरियाज को पूरा पानी के अंदर डुबा देती है और काफ़ी ज़्यादा डैमेज कॉज करती है। जैसे 26 दिसंबर 2004 में एक इंडियन ओशन सुनामी आई थी, ओके। इंडिया एंड अदर 13 कंट्रीज अराउंड द इंडियन ओशन जो है वो इस सुनामी की चपेट में आ गई थी। जो एक अर्थक्वेक हुआ था इंडोनेशिया के अंदर, उसकी वजह से आई थी। मोर देन 2 लाख पीपल लॉस देयर लाइफ, 2 लाख से ज़्यादा लोग जो थे मर गए थे। काफ़ी पावरफुल सुनामी थी ये। तब मैं छोटा था, आई थिंक आई वॉज इन फर्स्ट क्लास, फर्स्ट स्टैंडर्ड में था तब ये सुनामी आई थी। और हमने भी यहाँ पे मतलब डोनेशन वगैरह इकट्ठी कर रहे थे, तब लोग डोनेट कर रहे थे सुनामी में, जो लोग इफेक्टेड है उनके लिए। काफ़ी छोटा होता था तब में। सो इंडिया के अंदर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो थे, कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, ये सब इफेक्टेड थे। काफ़ी डैमेज हुआ था लाइफ का इस सुनामी की वजह से, ओके। ऐसी सुनामी जो होती है ना काफ़ी रेयर होती हैं, जैसे ये यहाँ पर आ गई आई थिंक 2011 में जापान में भी एक आई थी, ओके। ये काफ़ी रेयर होती हैं लेकिन काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होती हैं। लेकिन इनकी जो सुनामी जो होती है ना, सुनामी कोस्ट को हिट करने से पहले हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब भी अर्थक्वेक होगा ना, जब भी अर्थक्वेक होगा किसी ओशन के अंदर, जैसे जापान में काफ़ी सुनामीज आती रहती हैं, अर्थक्वेक बहुत होते हैं। तो जापान के अंदर जैसे ही ओशन के अंदर अर्थक्वेक होता है तो उन्होंने क्या किया हुआ है, वार्निंग सिस्टम लगाया हुआ है वहाँ पे। मतलब उन्होंने कुछ ऐसे सेंसर्स लगाए हुए हैं ओशन के अंदर। जैसे ही अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक तो जापान में भी पता चल जाएगा, लैंड जब हिलने लगता है उनको पता है अर्थक्वेक हो गया। जैसे ही अर्थक्वेक हो गया ना, सायरन बजना शुरू हो जाते हैं कि भाई साहब अब सुनामी भी आने वाली है थोड़ी देर में, तो अपना आप बचाओ, किसी हाई प्लेस पे चले जाओ, कोस्ट से दूर भाग जाओ, ओके। सो काफ़ी सारी कंट्रीज जो हैं कोलैबोरेट करती हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में। जैसे इंडियन ओशन का एक सुनामी वार्निंग सिस्टम है, जिसको मतलब काफ़ी सारी कंट्रीज कंट्रीब्यूट करती हैं, इंडिया भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो सुनामीज को हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी अर्थक्वेक होगा या कोई वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसके बाद सुनामी आने वाली है। सुनामी क्योंकि कुछ टाइम लगता है पानी को ओशन से, डीप ओशन से लैंड तक पहुंचने में, तो हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, ओके। ये हमें हेल्प करती है मेजर्स लेने के लिए, ताकि हम अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकें, किसी हाई एरिया में चले जाएं, कोस्ट से दूर चले जाएं। ऐसे इवेंट्स को जो इवेंट्स दैट लीड टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी आर हैंडल्ड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये जितने भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, इनको हम डिजास्टर मैनेजमेंट, एक हमारी गवर्नमेंट की बॉडी है, ठीक है, इसको हम डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर डील करते हैं। और इंडिया के अंदर हमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक बॉडी है, जो क्या करती है, डील करती है सभी डिजास्टर्स के साथ। अगर कहीं पे फ्लड आ गया, लोगों को कहीं से निकालना है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी देखेगी। उसके अंडर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, तो वो देखेंगी। ये सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, तो कोई भी प्राकृतिक आपदा जब आती है तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो हर चीज़ को मैनेज करती है, डिजास्टर्स को कंट्रोल करती है। वापस आते हैं कॉन्टिनेंट के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि कॉन्टिनेंट जो है वो वापस आएंगे। मैं काफ़ी तेज़ बोलता हूँ, आपको 1.5x 2x करने की ज़रूरत नहीं है। दीज आर बेसिक थिंग्स, जहाँ पर अच्छे से डेप्थ में जाने की ज़रूरत होगी तो मैं जाऊँगा, डोंट वरी। देखो कॉन्टिनेंट क्या है, एक लार्ज लैंड मास है अर्थ के ऊपर, ओके। सो देर आर 7 कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट्स है हमारा, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और एंटार्क्टिका, ओके। ये डिफरेंट है एक दूसरे से, साइज में, क्लाइमेट में, लोगों में, कल्चर में, ओके। ये सब डिफरेंट है। जैसे एशिया के अंदर आप देखोगे कि एशिया के अंदर एक डिफरेंट कल्चर है, यूरोप के अंदर एक डिफरेंट कल्चर है, लोग अलग हैं, गोरे लोग हैं। एशिया के अंदर आप देखोगे इंडियंस थोड़े अलग दिखते हैं, बाकी चाइना, इंडोनेशिया, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, यहाँ के लोग थोड़े सिमिलर दिखते हैं। जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये थोड़े सिमिलर दिखते हैं, कल्चर इनका सेम है। अफ्रीका के अंदर आप देखोगे आपको ज़्यादा निग्रोइड्स देखने को मिलेंगे, ब्लैक पीपल आपको देखने को मिलेंगे। आई एम नॉट रेशियल, आई एम नॉट अ रेसिस्ट, जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। थोड़े हट्टे कट्टे, चौड़े, लंबे आपको लोग देखने को मिलेंगे अफ्रीका के अंदर। नॉर्थ अमेरिका में आपको ज़्यादातर गोरे लोग देखने को मिलेंगे, साउथ अमेरिका में ज़्यादा आपको स्पेनिश लोग देखने को मिलेंगे, ठीक है। अंटार्कटिका में तो परमानेंटली कोई नहीं रहता, रिसर्च के लिए ज़्यादातर लोग जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी आपको गोरे लोग देखने को मिलेंगे, उनका कल्चर अलग है, उनका एक्सेंट अलग है, अमेरिकन एक्सेंट से, ब्रिटिश एक्सेंट से, तो डिफरेंट है भाई हर चीज़। कॉन्टिनेंट जो है ना, उनको सेवरल वेज में हम काउंट कर सकते हैं। हम तो बोलते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स हैं भाई, ठीक है, कन्वेंशन चलती आ रही है, ठीक है भाई, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। लेकिन डिपेंडिंग ऑन अवर चॉइस, हम इनको जो है वो नंबर इनका कम या ज़्यादा भी तो हो सकता है, 4 से 7 तक जा सकता है। जैसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, अगर हम 2 कॉन्टिनेंट्स की जगह एक कॉन्टिनेंट मान लें, तो वो लैंड मास जुड़ा हुआ है ना ये, अगर इसको हम एक कॉन्टिनेंट मान लें, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इनको दो मानते हैं, लेकिन अगर हम इनको एक सिंगल लैंड मास मान लें तो एक कॉन्टिनेंट हो सकता है ये। अगर यूरोप और एशिया, देखो ये यूरोप और एशिया, इसको साफ कर लेता हूँ मैं। अगर ये देखो, यूरोप और एशिया को अगर हम एक कॉन्टिनेंट मान लें तो एक सिंगल लैंड मास है, ये एक कॉन्टिनेंट मान सकते हैं तो दो, लेकिन हम इनको अगर एक भी मान लें,
ओके, यूरोप और एशिया को दो माना जाता है, ऑल दो मैप के ऊपर क्लियरली दिखता है कि एक सिंगल लैंड मास है। हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजन की वजह से हम क्या करते हैं इनको अलग अलग, क्योंकि यूरोप का जो एवोल्यूशन है ना वो काफ़ी डिफरेंट है एशिया से। यूरोप में रेनेसां आ गया, एनलाइटनमेंट आ गई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगी। तो यूरोप जो है वो एशिया से काफ़ी अलग है, इसलिए हम उसको अलग कॉन्टिनेंट मानते हैं। सो इनको दो कॉन्टिनेंट्स की जगह एक भी तो मान सकते हैं, लेकिन जियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं इसको, सिंगल कॉन्टिनेंट यूरेशिया करके बोलते हैं। जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जियोलॉजिस्ट एक साइंटिस्ट है जो अर्थ को स्टडी करता है, उसकी रॉक्स को, सॉइल को, माउंटेन्स को, वॉल्केनोज को, अर्थक्वेक्स को, हिस्ट्री ऑफ अवर प्लेनेट को जो स्टडी करता है उसको हम जियोलॉजिस्ट कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद बोल रहा है कि अफ्रीका और यूरेशिया, इनको भी तो एक कंसिडर किया जा सकता है, दो हैं बट इसको भी तो एक कंसिडर कर सकते हैं। ये देखो, यूरोप और अफ्रीका को भी तो एक कंसिडर कर सकते हैं, एशिया अफ्रीका यूरोप को भी तो एक कंसिडर किया जा सकता है सिंगल लैंड मास की तरह। अगर आप देखो, अगर आप फोर कॉन्टिनेंट्स मानते हो तो अफ्रीका और यूरेशिया को आपने एक मान लिया। ये देखो, अफ्रीका, और यूरेशिया, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया को मिलाकर एक मान लोगे। तो फिर अमेरिका, ये देखो अमेरिका पूरे को एक मान लोगे, दो। अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये लो अंटार्कटिका और ये ऑस्ट्रेलिया, तो चार कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे। अगर हमें पांच कॉन्टिनेंट बनाने तो अफ्रीका को अलग कर दिया, अमेरिका, दोनों अमेरिका मिला के एक हो गए। देखो जी, ये रहा अफ्रीका, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट हो गया, ये एक हो गया, दो। ओके, अंटार्कटिका तीन, अंटार्कटिका तीन, ठीक है भाई साहब। ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया, ये रहा ऑस्ट्रेलिया चार, और ये लो यूरेशिया पाँच, एशिया और यूरोप मिला के। अगर हमें सिक्स कॉन्टिनेंट बनाने हैं तो अफ्रीका को अलग कर दो, अंटार्कटिका को अलग कर दो, ऑस्ट्रेलिया को अलग कर दो, यूरेशिया को एक रहने दो, नॉर्थ और साउथ अमेरिका को अलग अलग कर दो। बट सेवन कॉन्टिनेंट्स हम मानते हैं, कन्वेंशन है भाई, ठीक है। वाइडली जो है वो सेवन कॉन्टिनेंट्स माने जाते हैं, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। जो तस्वीर आपको ये दिख रही है अलग अलग रंगों में आपको दिख रहे हैं, ये हैं आपके सात कॉन्टिनेंट्स। ओके, ये लो देख लो अच्छे से, नॉर्थ अमेरिका एक, साउथ अमेरिका दो, अफ्रीका तीन, यूरोप चार, एशिया पाँच, ऑस्ट्रेलिया छः और अंटार्कटिका सात। अंटार्कटिका आपको ये 2D इमेज है इसलिए ऐसा दिख रहा है, एक्चुअल में अंटार्कटिका ऐसा है। एक्चुअल में अंटार्कटिका, क्लाउड्स को गायब करना पड़ेगा भाई साहब, आपको क्लाउड्स दिखाए थे, ये रहा अंटार्कटिका। क्योंकि हम उसको ऐसा 2D में देख रहे हैं तो वो 2D में कुछ इस तरह का दिख रहा है, इस तरह का, 2D में नहीं। अगर हम 3D में देखें तो अंटार्कटिका ऐसा है कुछ। ओके, अरे मान जा भाई, जाने दे उधर। ओके, सो इन प्रैक्टिस सात कॉन्टिनेंट्स हैं जो मोस्टली अडॉप्टेड हैं और यूज़ किए जाते हैं। आपने अगर ओलंपिक की रिंग्स देखी होंगी, इसमें कितनी रिंग्स हैं, एक दो तीन चार पाँच, कॉन्टिनेंट हैं सात, रिंग्स हैं पाँच। देखो, आपने ओलंपिक की 5 ओलंपिक रिंग्स तो ज़रूर देखी होंगी, जो सिंबल है ओलंपिक गेम्स का। ये जो सिंबल है ये गैदरिंग है स्पोर्ट्स पीपल की जो ऑल ओवर द वर्ल्ड से आ रहे हैं। ये रिंग्स जो है रिप्रेजेंट करती हैं 5 इनहेबिटेड, इनहेबिटेड मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, उन कॉन्टिनेंट्स को। अफ्रीका, अमेरिका, अमेरिका नॉर्थ और साउथ को इकट्ठा ले लिया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप को। अब आप बोलोगे भाई अंटार्कटिका का सर्कल कहाँ पर है, तो अंटार्कटिका को इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि परमानेंटली वहाँ पे कोई नहीं रहता और वहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट नेशन नहीं है उस कॉन्टिनेंट के ऊपर। वो पूरा कॉन्टिनेंट उसको अंटार्कटिका ही बोलते हैं, उसके ऊपर कोई कंट्री नहीं है। जैसे हमारा एशिया, एशिया के अंदर हमारा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, ठीक है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, काफ़ी सारी कंट्रीज है ना इस कॉन्टिनेंट के ऊपर। अंटार्कटिका के ऊपर कोई कंट्री नहीं है। ओके, सो अंटार्कटिका के ऊपर कोई कंट्री नहीं, कोई इंडिपेंडेंट नेशन नहीं है। वो ना अपनी ओलंपिक की टीम भेजते हैं, अंटार्कटिका की कोई टीम नहीं आती ओलंपिक में खेलने के लिए, उनकी कोई ओलंपिक की रिंग नहीं है, बिकॉज वहाँ पे कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है, कोई कंट्री नहीं है, कोई पार्टिसिपेट नहीं करता ओलंपिक्स में, तो उनको रिंग किस लेते हैं हम। ओके, अब ये आपकी बुक के अंदर एक डायग्राम है जिसमें ब्लॉक्स बने हुए हैं। ये कॉन्टिनेंट्स हैं बेस्ड ऑन लिस्ट ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स। ये कॉन्टिनेंट्स हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका। इनकी शेप्स जो है ना ये एक्चुअल नहीं है बट रिलेटिव हैं एक दूसरे से। मतलब कि अगर एशिया सबसे बड़ा है तो देखो एशिया यहाँ पे ज़्यादा ब्लॉक्स, एक दो तीन चार ज़्यादा स्क्वायर हैं एशिया के। ओके, ओके, अब हम देखते हैं आगे। सॉरी, सो काउंटिंग द नंबर ऑफ स्केयर्स नेम्स, नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आप क्या स्केयर काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51। सो 51 सबसे लार्जेस्ट एशिया मैंने आपको बता दिया। सो आप स्केयर काउंट करके भी आप बता सकते हो कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा दूसरे नंबर पर है, कौन सा तीसरे नंबर पर है, ये आप खुद से करना। ओके, मैं आपको बता दूंगा। ओके,
फिर बोल रहा है कि बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, आप स्क्वायर काउंट करके देख सकते हैं। विच वन इज लार्जर, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका, अफ्रीका या नॉर्थ अमेरिका, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया। रीकलर कर सकते हैं आप इनको एक सिंगल कलर में, जैसे मैं रीकलर करूंगा एशिया और यूरोप को, यूरेशिया को एक सिंगल कलर में हम कर सकते हैं, यूरेशिया को कंपेयर कर सकते हैं इसका साइज यूरेशिया का साउथ अमेरिका के साथ। ओके, राइट डाउन द लिस्ट ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखो सबसे छोटा जो है ना वो हमारा ऑस्ट्रेलिया। ओके, सबसे छोटा जो है हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से बड़ा जो है हमारा कौन सा है भाई, साफ करने दो। आप स्केयर काउंट करके भी देख सकते हो। उससे बड़ा है ये हमारा यूरोप। यूरोप से बड़ा कौन सा है भाई साहब, तो यूरोप से बड़ा हमें देखने को मिलेगा एंटार्क्टिका। ओके, एंटार्क्टिका आप नोट कर सकते हैं। एंटार्क्टिका से बड़ा आपको देखने को मिलेगा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से बड़ा आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका से बड़ा आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका। और सबसे बड़ा आपको देखने को मिलेगा एशिया। आप इनको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, बड़े से छोटा भी जा सकते हैं, छोटे से बड़ा भी जा सकते हैं। मैंने आपको बता दिया सबसे छोटा है। देखो भाई, आप स्केयर काउंट करके भी देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे छोटा है हमारा ऑस्ट्रेलिया, उससे बड़ा है हमारा यूरोप, उससे बड़ा है हमारा एंटार्क्टिका, उससे बड़ा है हमारा साउथ अमेरिका, उससे बड़ा है हमारा नॉर्थ अमेरिका, उससे बड़ा है हमारा अफ्रीका और सबसे बड़ा है हमारा एशिया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम समझते हैं आइलैंड क्या होता है। ओके, अब देखो कॉन्टिनेंट जो है ना ये सारे लैंड मास को इंक्लूड नहीं करते, कुछ छोटे छोटे पीसीज हैं। आपको गूगल अर्थ के ऊपर दिखाता हूँ मैं। देखो, ये देखो ये छोटा पीस है मेडागास्कर, ये अलग है। इंडियन ओशन में आ जाओ अगर आप, ये देखो छोटे छोटे पीसेस दिख रहे हैं आपको, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये देखो दिख रहा है आपको, ये छोटे छोटे पीसेस हैं लैंड मास के। देखो ये छोटे छोटे पीसेस हैं, इनको हम बोलते हैं आइलैंड्स। ये देखो लक्षद्वीप वाली तरफ जाते हैं, ये देखो मालदीव्स। ओके, ये देखो लक्षद्वीप वाले आइलैंड्स आपके मिनी कॉय, ये रहा लक्षद्वीप। ओके, ये दिख रहा है आपको छोटे छोटे लैंड मास, दीज आर कॉल्ड आइलैंड्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो some smaller pieces of land are left out of continents. They are surrounded by water. पूरी तरह से पानी से घिरे हैं हर तरफ से, इनको हम आइलैंड कहते हैं। कॉन्टिनेंट जो हैं ये भी सराउंडेड हैं पानी से, बट बिकॉज दे आर नो, कॉन्टिनेंट्स आर ऑल्सो सराउंडेड बाई वाटर, कॉन्टिनेंट्स भी सराउंडेड हैं वाटर से, बट बिकॉज दे आर सो लार्ज दे आर नॉट कंसिडर्ड आइलैंड। सो ये काफ़ी बड़े हैं, तो बड़े लैंड मास को हमने कॉन्टिनेंट बोल दिया, ठीक है। छोटे छोटों को हम बोल रहे हैं कि आइलैंड है। लैक्स ऑफ आइलैंड है अर्थ के ऊपर, लैक्स ऑफ आइलैंड है डिफरेंट डिफरेंट साइज में, कोई बहुत बड़ा है कोई बहुत छोटा है। जैसे ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ पर है। ओके, ये रहा हमारी अर्थ, ये रहा हमारा ग्रीनलैंड। दिख रहा है ये ग्रीनलैंड बहुत बड़ा है, ये हमारा कनाडा के पास में ऊपर, ये देखो आइसलैंड के साथ में, ये रहा हमारा ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड काफ़ी बड़ा है, ग्रीनलैंड इतना बड़ा है कि ये लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड का। इंडिया की 10 बड़ी स्टेट्स के बराबर इसका सरफेस एरिया है। इसका एरिया इंडिया की 10 बड़ी स्टेट्स के बराबर है। इंडिया के पास भी अपने 1300 स्मॉल आइलैंड्स हैं जो दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। अंडमान एंड निकोबार है बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं अरेबियन सी में। अभी दिखाता हूँ आपको मैं। ओके, ये रहा हमारा इंडिया, हमारा प्यारा भारत, हमारा भारत महान। ये देखो ये हमारी बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में जो हमारे आइलैंड्स हैं ना, ये देखो ये हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, ये देखो ये दिख रहे हैं आपको निकोबार आइलैंड्स। ओके, अगर हम चले जाएं अरेबियन सी में, ये रहा अरेबियन सी। अरेबियन सी में अगर हम चले जाएं, थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो अरेबियन सी में अगर हम चले जाएं, ये देखो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड हमें देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि लक्षद्वीप कहाँ पर है। मालदीव्स ये हमारी छोटी सी कंट्री है हमारे पास में। ओके, सो सिंस 1981 इंडिया जो है अपना, हमने क्या किया, इंडियन एंटार्क्टिका प्रोग्राम जो है वो जाता है, जो एक्सप्लोर करता है एंटार्क्टिका को, ठीक है, जो जहाँ पे वह काफ़ी कोल्ड क्लाइमेट है, हार्श क्लाइमेट है। हम हमारे साइंटिस्ट को वहाँ पे भेजते हैं ताकि वो वहाँ पे रिसर्च कंडक्ट कर सकें। ओके, रिसर्च किस बेसिस पे, क्योंकि अंटार्कटिका में क्या है कि काफ़ी सारी जो बर्फ़ है ना वो हज़ारों साल पुरानी बर्फ़ है, तो उसके अंदर पुराने माइक्रोब्स को देख सकते हैं। काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं प्लांट्स और एनिमल्स की जो बिल्कुल फ्रोज़न है बर्फ़ के अंदर, ठीक है, एज इट इज़ प्रिजर्व्ड है, उनके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। सो काफ़ी सारी रिसर्च जो है वो साइंटिस्ट कंडक्ट करते हैं अंटार्कटिका के अंदर। सो 1983 में इंडिया ने अपना पहला जो है साइंटिफिक बेस बनाया था अंटार्कटिका में, जिसको दक्षिण गंगोत्री बोला जाता था। दो और बेसिस बने थे, लेटर बने थे
40 टीम्स जो है इंडियन साइंटिस्ट की जा चुकी हैं, अपनी रिसर्च को कंक्लूड कर चुकी हैं इस फार अवे रीजन एंटार्क्टिका में। ओके, स्पेशली ऑन एवोल्यूशन ऑफ क्लाइमेट ऑन एंड इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट के ऊपर रिसर्च कर चुके हैं। ये जो सेटलमेंट्स हैं यहाँ पे साइंटिस्ट रहते हैं, यहाँ पे लाइब्रेरीज भी हैं, पोस्ट ऑफिस भी है। तो एंटार्क्टिका के अंदर काफ़ी सारे साइंटिस्ट जाते हैं, काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साइंटिस्ट जाते हैं रिसर्च करने के लिए। अब देखो थोड़ा सा मेन मसाले की तरफ आते हैं, 2 स्लाइड्स रहती हैं, 1 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म कर देंगे इसको। ओके, ओशन एंड लाइफ, ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स आर वाइटल पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड अफेक्ट मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। देखो ओशन और कॉन्टिनेंट जो है ना, ये काफ़ी ज़रूरी हिस्सा है हमारे एनवायरनमेंट का, हमारी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। मैं जाऊँगा डिटेल में, डोंट वरी, पहले समराइज कर लेते हैं। ओशन जो है वो रेन भेजते हैं, कॉन्टिनेंट्स में मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है। लेटस टेक अ वाइट पेज लेंगे, फिर अच्छे से समझेंगे इसको। ओके देखो जी, ये हमारा लैंड मास है। लेट्स सपोज दिस इज आवर इंडिया, सो दिस इज आवर अरेबियन सी, ये रहा इंडियन ओशन, इंडियन ओशन का ही पार्ट है अरेबियन सी। सो क्या होगा, ओशन से क्या होगा, हवाएं जब चलती हैं लैंड की तरफ, बे ऑफ बंगाल से लैंड की तरफ हवाएं चल रही हैं, तो ये हवाएं क्या करेंगी, ओशन से जो है वाटर जो इवेपोरेट हुआ है ना, वो मॉइस्चर को पिक करके ना लाती हैं अंदर, और मानसून होता है। ओके, इस मानसून का क्या फ़ायदा है भाई, मानसून की वजह से एग्रीकल्चर होता है। ओके, एग्रीकल्चर होता है तो इंडिया के लोग खाते पीते हैं भाई, क्रॉप्स ग्रो करती हैं, फूड सिक्योरिटी होती है। ओके, सो ओशन जो है वो सेंड करते हैं रेन को कॉन्टिनेंट्स के ऊपर। ओके, ये अर्थ की वाटर साइकिल को, जो अर्थ की वाटर साइकिल का पार्ट है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं ओशंस के बिना रेनफॉल नहीं होगा, और अर्थ जो है वो पूरी तरह से डेजर्ट ही बन जाएगी ना। और अगर मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय ओशंस फ्लोरा, तो ओशन के अंदर जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, मरीन प्लांट्स हैं ओशंस के अंदर, वो हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। जितनी भी ऑक्सीजन हम इस्तेमाल करते हैं उसका आधा जो है वो एक्वेटिक मरीन फ्लोरा प्लांट्स जो है ओशन के अंदर वो प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको प्लेनेट के लंग्स भी कहा जाता है। ओशन रेगुलेट करते हैं क्लाइमेट को और सस्टेन करते हैं लाइफ को अर्थ के ऊपर। देखो कैसे वो सस्टेन करते हैं लाइफ को, देखो समझो। जो ओशन होता है ना, ये वाटर है। जो लैंड है ना, होता क्या है कि लैंड जो है वो जल्दी हीट हो जाता है, लेकिन वाटर जो है जल्दी हीट नहीं होता। लैंड जल्दी ठंडा भी हो जाता है, कूल हो जाता है, लेकिन वाटर जल्दी ठंडा भी नहीं होता। तो क्या करता है, ये बैलेंस बना के रखता है टेम्परेचर का। कैसे, जब लैंड ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, तो सी से ठंडी हवाएं जो है वो लैंड की तरफ चलती हैं, ठीक है, तो थोड़ा क्या होता है, मॉडरेशन हो जाती है। मॉइस्चर जो है वो सी से लैंड की तरफ जा रहा है, ओशन से लैंड की तरफ जा रहा है, तो रेनफॉल होती है, जिससे अगेन मॉडरेशन हो जाती है। तो समझ रहे हैं आप, जो ओशंस है ना, ये काफ़ी वाइटल रोल प्ले करते हैं क्लाइमेट के अंदर। जब आप हायर क्लासेस में जब आप जियोग्राफी को लेंगे एज अ सब्जेक्ट, तो आप समझेंगे ओशंस का काफ़ी ज़्यादा रोल है अर्थ के क्लाइमेट को मेंटेन करने के लिए। जो जो जगहें सीज के पास होती हैं, ओशंस के पास होती हैं, कोस्टल एरियाज में, वहाँ पे आपको काफ़ी मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलेगा, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे आप ओशन से सी से जितना दूर जाते हैं, वहाँ पे आपको एक्सट्रीम क्लाइमेट्स देखने को मिलेंगे, ज़्यादा गर्मी ज़्यादा सर्दी आपको देखने को मिलेगी। जैसे नॉर्थ इंडिया, दिल्ली की आप एग्जाम्पल ले लो, हरियाणा पंजाब की एग्जाम्पल ले लो, सी से काफ़ी दूर है, तो ज़्यादा ठंड ज़्यादा गर्मी यहाँ पे पड़ती है। लेकिन वहीं पे केरला में क्या होगा, ज़्यादा ठंड नहीं पड़ेगी, ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी भी नहीं पड़ेगी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मॉडरेशन इफेक्ट रहता है सी की तरफ से। ओके, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। रेगुलेट करते हैं क्लाइमेट को, सस्टेन करते हैं लाइफ ऑन अर्थ को। ओशन जो है वो वाटर साइकिल को बहुत, मतलब कि वाटर साइकिल जो है वो डिपेंडेंट है ओशंस के ऊपर, तो सस्टेन करेंगे ना लाइफ को अर्थ के ऊपर। अगर रेनफॉल नहीं होगी तो रेनफॉल जो है, देखो प्रेसिपिटेशन जो होती है ना, वो 3 तरह की होती है। एक होती है आपकी रेनफॉल लिक्विड में, एक होती है स्नो जो क्रिस्टल फॉर्म में, एक होती है हेल, ओले। ओके, तो जो पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, जो भी मॉइस्चर ऊपर से नीचे आ रहा है, उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो अगर स्नोफॉल नहीं होगी तो ग्लेशियर्स कहाँ से आएंगे, ग्लेशियर्स नहीं आएंगे तो रिवर्स कहाँ से आएंगी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा जैसी रिवर्स कहाँ से आएंगी, तो लाइफ कैसे सस्टेन होगी भाई साहब, सोचने वाली बात है। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं। ओशंस ने जो है डीपली इम्पैक्ट किया ह्यूमैनिटी को ओवर इन मेनी अदर वेज। देखो जी कैसे ह्यूमैनिटी को इम्पैक्ट किया हुआ है। ट्रेड जो है वो ओशंस के साथ चला, ओशंस की वजह से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, इंडिया के अंदर इंग्लिश बोलने का ट्रेंड चल गया। अगर ब्रिटिशर्स कभी इंडिया में नहीं आते तो या तो मैं अभी ये संस्कृत में पढ़ा रहा होता या हिंदी में पढ़ा रहा होता। समझ रहे हैं आप इन चीज़ों को, आईएएस ना होता, आईपीएस ना होता। उसके बाद आप देखो काफ़ी सारे लोगों ने माइग्रेट किया बिकॉज ऑफ द ओशंस। ओके, बिकॉज ऑफ द ओशंस क्या हुआ, नई नई चीज़ें इंडिया में आई, इंडिया से काफ़ी सारी चीज़ें बाहर गई, जैसे इंडियन क्विजीन बाहर चली गई, हमने मैकडोनल्ड्स को अपना लिया। सो ओशंस जो है इन्होंने काफ़ी इंपैक्ट किया ह्यूमैनिटी को ओवर मेनी वेज। तो ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए,
फॉर अर्ली टाइम, फ्रॉम अर्ली टाइम्स पीपल जो है वो ओशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीज का इस्तेमाल कर रहे हैं माइग्रेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाके बसने के लिए, रहने के लिए, काम करने के लिए, ओके, ट्रेड करने के लिए दूसरे रीजन्स में जाते थे, काफ़ी सारी गुड्स सामान को ले जाते थे बेचने के लिए, मिलिट्री कैंपेन्स को कंडक्ट करते थे। जैसे हमारे साउथ के जो हमारी चोला डायनेस्टी है, चोल्स जो थे वो निकल जाते थे वो सीज में, जाके इंडोनेशिया पे अटैक कर दिया, श्रीलंका पे अटैक कर दिया, काफ़ी सारी मिलिट्री कैंपेन्स होती थी, सोर्स थी फूड का, टूरिंग थ्रू फिशिंग। सो आज भी आप चले जाओ किसी कोस्टल एरिया में, आप देखोगे कि सी फूड को दबा के खाया जाता है। क्यों? क्योंकि है भाई, लोकली अवेलेबल है, सी फूड सस्ता है, खाते हैं लोग, अवेलेबल है तो खाते हैं। ओके, ओशंस हैव आल्सो नरिश्ड कल्चर्स ऑफ कोस्टल पीपल। सो कोस्टल पीपल का कल्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको नरिश किया है, कल्चर बनाए। देखो आप कोस्टल लोगों का कल्चर जो है काफ़ी डिफरेंट है। सुबह उठेंगे, फिश खा लेंगे, प्रॉन्स खा लेंगे, टूना खा लेंगे, क्रैब खा लेंगे, लॉबस्टर खा लेंगे। वैसे आप अगर डीप इनटू द लैंड चले जाएं, नॉर्थ इंडिया में इतना सी फूड नहीं खाया जाता। नॉर्थ इंडिया के कस्टम्स अलग हैं, ट्रेडिशंस अलग हैं, वहाँ के कस्टम्स ट्रेडिशन अलग हैं। नॉर्थ इंडिया में आपको 100 में से 40 लोग होंगे जिनको अच्छे से स्विमिंग आती है, लेकिन जो कोस्टल एरियाज़ के पास रहते हैं उनमें 90% लोगों को स्विमिंग आती होगी। ये मेरा हाइपोथेसिस है, आती होगी भाई, सी के पास रहते हैं तो स्विमिंग तो आनी चाहिए। ओके, तो आपने देखा होगा काफ़ी सारी टेल्स जो हैं, लेजेंड्स, मतलब कहानियाँ जो हैं वो सीज के रिलेटेड हैं। काफ़ी सारे सी गॉड्स हैं, सी गॉडेसेस हैं, ओके, सी मॉन्स्टर्स की कहानियाँ हमने सुनी होगी, ट्रेजर्स, खजाने की कहानियाँ, काफ़ी सारी मूवीज़ बनी हैं इनके ऊपर। ओशन जो है वो डेंजरस तो बहुत है, बट उसकी ब्लेसिंग भी है हमारे ऊपर, वो हमारे लिए एक वरदान की तरह है। क्यों है? क्योंकि ओशन जो है वो क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, वाटर साइकिल जो है ओशन की वजह से चलती है। इंडिया के अंदर मानसून जो है वो ओशंस की वजह से आता है। कल्चर्स को इसने इम्पैक्ट किया है। ट्रेड जो है आज भी जो है, ज़्यादातर जो बल्की ट्रेड होती है, जो जैसे ऑयल आ रहा है, हैवी कार्गो है, वो ओशनिक रूट से ही जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि ओशन किस तरह से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। ओके, यूनाइटेड नेशंस जो है उसने क्या किया है, 8 जून को वर्ल्ड ओशंस डे जो है रखा हुआ है, ताकि हम सबको याद रहे कि ओशंस का क्या रोल रहा है हमारी एवरीडे लाइफ में। जैसे हम पेट्रोल जो आता है सारा ओशन सी रूट से, ओशनिक रूट से आता है। जो ओशन जो है सर्व करते हैं एज अ लंग्स ऑफ आवर प्लैनेट। अभी हमने पढ़ा कि हाफ ऑफ द ऑक्सीजन को ये बनाते हैं, मेजर फूड सोर्स हैं, मेडिसिनल, काफ़ी सारी मेडिसिन जो है वो एक्वाटिक लाइफ से आ रही है, क्रिटिकल पार्ट है हमारे बायोस्फीयर का। बायोस्फीयर क्या होता है? जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पे आपका लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर आपस में मिलते हैं। लैंड लैंड एयर एंड वाटर दे मीट एंड लाइफ इज पॉसिबल, मेक लाइफ पॉसिबल, दैट इज बायोस्फीयर। साइंटिफिक स्टडीज ये बताती हैं कि जो ओशन जिनको हम पॉल्यूट कर रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, काफ़ी सारा मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जो है ना वो ओशंस में जा रहा है हर साल। आप अगर मैं आपको एक बात बताऊं, क्या पता गूगल अर्थ पे दिखाई दे ना दिखाई दे, एक आइलैंड बन गया है भाई साहब, एक आइलैंड बन गया है यहाँ पे अटलांटिक ओशन में ना, एक आइलैंड बन गया, दिखेगा नहीं यहाँ पे शायद, एक बहुत बड़ा आइलैंड बन गया भाई प्लास्टिक वेस्ट का। ओके, प्लास्टिक वेस्ट का एक बहुत बड़ा आइलैंड बन गया, लेट मी शो यू। तो ये देखें आप, इस तरह के कुछ आपको आइलैंड्स देखने को मिल जाएंगे, इस तरह के बड़े बड़े आपको आइलैंड देखने को मिल जाएंगे। इतना प्लास्टिक वेस्ट हमने जनरेट करके ओशंस में डाल दिया है। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। ओके, उसके बाद देखो पोल्यूट किया हमने इनको, काफ़ी सारा प्लास्टिक हम डाल देते हैं ओशंस के अंदर, जो चोक करता है मरीन लाइफ को। जैसे कुछ टर्टल्स हैं ना, वो प्लास्टिक बॉटल को एज अ फूड समझ के खा लेते हैं, तो वो तो इम्पैक्ट करेगा ना उनकी लाइफ को। और भी काफ़ी सारे वेज हैं, हम फॉर्म्स हैं जिनको, जैसे हम ओशंस को पोल्यूट करें, जैसे सी वेज जो हमारे घरों का गंदा पानी है, नदियों में जा रहा है, नदियों से उसमें जा रहा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो ओशनिक लाइफ में एंटर कर रहा है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है कि मरीन इन्वायरमेंट जो है वो अंडर थ्रेट है, जो मरीन इकोसिस्टम है वो कोलैप्स हो रहा है। जैसे कोरल रीफ से उनकी ब्लीचिंग हो रही है, कोरल रीफ जो है वो मर रहे हैं बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। ओवर फिशिंग भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जिससे डिक्लाइन हो रहा है मरीन लाइफ का। जैसे टूना फिश बड़ी खाई जाती है, तो टूना की ओवर फिशिंग हो रही है, स्वर्ड फिश की ओवर फिशिंग हो रही है। मतलब जिस स्पीड से वो अपने आप को मतलब कि जिस स्पीड से उनकी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, हम उससे ज़्यादा रफ्तार से हम उनको उनको हंट कर रहे हैं, फिशिंग करके उनको कंज्यूम कर रहे हैं। सो उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, वो एंडेंजर्ड हो रही है, वो मतलब वो ऐसा चलता रहा तो वो कुछ स्पीसीज जो है वो एक्सटेंड हो जाएंगी, पूरी तरह से अर्थ से ख़त्म ही हो जाएंगी। सो ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ओशंस को क्या करें, सेव करें फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट एंड ह्यूमैनिटी। इंसानियत के नाते अपने जो हमारा फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए हम क्या करें, ओशंस को प्रोटेक्ट करें। आई होप आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो आई विल ड्रॉप द लिंक ऑफ माई टेलीग्राम इन द डिस्क्रिप्शन। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएं, वहाँ पे मैं अपना पर्सनल टेलीग्राम हैंडल भी दे दूंगा, अगर किसी को कोई डाउट रहेगा
तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल भी नीचे है, इंस्टाग्राम का अकाउंट भी नीचे है, आप वहाँ पर भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लीज़ भाई की बेरोज़गारी को दूर करें, भाई को मदद करें ग्रो करने में। मैं आपके लिए इसी तरह का कंटेंट लाता रहूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी कमी है तो प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।